प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे लंबा कार्यकाल करके एक नया रिकॉर्ड तो बना ही चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह मानी जा रही है कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी जब राज्यसभा चुनाव से संबंधित 18 जून को नतीजे देश के स्तर पर सबके सामने होंगे। 26 सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जाना था, जिस पर 2 सीटों पर पहले ही चुनाव हो गए थे। बाकी 13 सीटों पर भाजपा जो है वो निर्विरोध जीत चुकी है। 18 तारीख को 2 सीटों पर चुनाव होना अभी बाकी है, जिसमें झारखंड है और साथ ही साथ मिजोरम है। अब एक राजनीतिक घटनाक्रम के सिर्फ इसको नहीं देखा जा रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम से सिर्फ इसको जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा 13 सीटों पर निर्विरोध जीत गई है, तो बाकी जो 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है वो भाजपा के लिए कितनी अहम है, मुद्दा यही है। सर, आपको क्या लगता है ये होने वाला चुनाव भाजपा के लिए कितना अहम होने वाला है? देखिए, ये एक बड़ी बात कही जा सकती है कि बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के जब कहा जाता है तो राज्यसभा एक ऐसे बात आती है जब कहा जाता है कि कई ऐसे बिल होते हैं केंद्र में जिसको पारित कराने के लिए राज्यसभा में जाना जरूरी होता है और वहाँ से पारित कराना जरूरी माना जाता है। लंबे समय से, मुझे जहाँ तक याद है कि काफ़ी लंबा समय गुजर गया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की जाए, इससे पहले की बातचीत की जाए तो लंबे समय से यहाँ पे राज्यसभा में किसी भी सरकार चलाने वाली पार्टी को ऐसा बहुमत नहीं था जिससे सारे के सारे बिल पारित करा जा सके। ये जो घटनाक्रम राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से देश में देखने को मिल रहा है, आपने जिक्र किया कि 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। 24 में से आज की बातचीत की जाए तो निर्विरोध जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 13 सीटों पर भाजपा जीत चुकी है। 13 पे बीजेपी और उनके समर्थित जो प्रत्याशी हैं वे जीत हासिल कर रहे हैं। जो आंकड़े अब जाकर सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ी बात देखने को मिल सकती है कि अब बहुमत की ओर एनडीए तेजी से चला जा रहा है। पहले भी बहुमत था, 50% सीटों पे कब्जा उनका था, लेकिन जब वोट की बात आती थी तो कई ऐसे बिल थे जिसको पेश नहीं किया जाता था कि वो शायद सदन में गिर जाएगा। तो अब जो परिस्थितियां लोकसभा के और विधानसभा दोनों की आ रही हैं वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी। हमने अभी चर्चा की है कि कार्यकाल उनका 12 साल का रहा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ राज्यसभा का चुनाव का नतीजा ये साबित करेगा कि नरेंद्र मोदी का जो उपलब्धि है वो कितना बड़ा होने वाला है। देखिए, पहले टेन्योर की बातचीत की जाए तो एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। दूसरी बार भी एक बहुमत के आंकड़े के साथ कहीं ना कहीं एनडीए सरकार बनाई। कुछ थोड़ी बहुत अड़चनें नज़र आ रही थी लेकिन बाद में सारी चीज़ें सॉल्व कर ली गई। तीसरी बार की बातचीत की जाए तो फिर से प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं मोदी बने जब प्रधानमंत्री, तब कहा जा रहा था कि शायद इस कार्यकाल में थोड़े कमजोरी दिखाई पड़ेगी। कई ऐसी सीटें थी, आपने देखा होगा कि पहले भी कुछ बिल जो लोकसभा में पारित हुए विधानसभा में खास करके राज्यसभा में पारित नहीं किए जा सके या फिर जानबूझकर फिर उनको वापस, मतलब 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य हो जाता है ना। कई बिल ऐसे आते हैं। आपने महिला बिल की भी चर्चा की होगी, लोकसभा में हम लोग वापस लेना पड़ा। परिसीमन की चर्चा हो रही है, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात आ रही है। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रभाव डालने की बात आएगी भारत जैसे देश के लिए, तो कई ऐसे अमेंडमेंट किए जाने हैं, कई ऐसे नए अध्यादेश और बिल के माध्यम से चीज़ों को सदन के अंदर लाना है जिस पर कहीं ना कहीं देश के भावी रणनीति, भावी योजना और आर्थिक स्थिति पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। भारत जैसे देश में जब हम बातचीत करते हैं तो देखिए कई चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल जिस स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है, वैसे में भारत को सशक्त करने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार की ज़रूरत है। और आज के दिन कई ऐसे कानून बने हुए हैं जिसमें अभी भी कहा जा रहा है कि उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, उस पर बातचीत की जा सकती है। अब राज्यसभा में कई बिल गिरते नजर आ रहे थे, आपने कई बिल के बारे में अभी हाल ही में हमने देखा था वो महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बिल हुआ वो सीधे सीधे 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ, वो बिल भी गिर गया। देखिए, वही उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बड़ी घटनाक्रम की बातचीत की जाए तो अभी परिसीमन होना है, देश में परिसीमन होना है और परिसीमन को कई मायने में एक बेहतर कदम भी माना जा रहा है और कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। खास करके आप बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की जा रही है, एसआईआर चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब मिशनरी एक्टिविटी यानी कि आदिवासियों का कन्वर्जन को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, धर्म बदलने, जाति बदलने या बाकी चीज़ों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, सीटों को लेकर भी बातचीत चल रही है कि सीटों के आंकड़े काफ़ी बढ़ जाएंगे। हालांकि सरकार ने 50% की बात की, 50% बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें अंदर खाने में दिखाई पड़ेंगी। अब क्या है कि इस बिल को इसीलिए लाया नहीं जा पा रहा था क्योंकि हो सकता था कि सदन में इसे पारित ना हो पाए, लेकिन अब जो आंकड़े बता रहे हैं यानी कि जो सदन की स्थिति है, अभी 245 सीटों का सदन है
उसमें बहुमत के लिए 123 चाहिए थे, तो वो बहुमत तो पहले से हासिल है। अब 18 जून को जो चुनाव का रिजल्ट आना था, उसमें अगर 13 प्रत्याशी 14 प्रत्याशी जीत जाते तो शायद उनके आंकड़े 2/3 के जो बहुमत लाने के लिए जो ज़रूरत होती है खास करके सरकार को, वो पूरा होता नजर आएगा। तो परिसीमन बिल पारित कराना काफ़ी आसान हो जाएगा उनके लिए। अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि 13 पे निर्विरोध चुन लिए गए हैं, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एनडीए अब उस स्थिति में आ गया है कि कहीं न कहीं सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चल सकता है। केंद्र सरकार अपनी बातों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर और जो बिल या अध्यादेश लाए जाएंगे उसको पारित कराने के लिए बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। सर, ये बिल से संबंधित हम लोग बातचीत किए, एसआईआर को लेकर हमने बात की है। एसआईआर पे हम थोड़ा सा आएंगे इसलिए क्योंकि अभी झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बार बार जो विपक्षी दल है लगातार एसआईआर का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रही है कि ये गलत तरीके से भाजपा जो है एसआईआर का प्रयोग कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो गई है। तो झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि थोड़ा सा मुद्दा इतर जा रहा है, फिर भी मैं चाहूँगी कि इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, हम लोग बात करेंगे परिसीमन की। अभी जिस तरीके से एसआईआर की बात आएगी, मतगणना खास करके जनगणना की बात आ रही है, तो सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में तो चर्चा का केंद्र बिंदु बनेंगी ही बनेंगी। आप देख सकते हैं कि 26-27 में परिसीमन होना है। एसआईआर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वोट मतदाताओं की संख्या सही पता चल जाएगी, गलत मतदाता हटेंगे, अलग हटेंगे। तो ये तो आरोप लग रहा है ना कि जो नन भाजपाई हैं सिर्फ उन्हीं का नाम काटा जा रहा है एसआईआर। ऐसा आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से है। आप देख सकती हैं कि बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी हुए चुनाव, और कहीं ना कहीं एसआईआर का फ़ायदा नुकसान देखने को मिला। और जिस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ काम की, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी एसआईआर को लेकर के कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसको उनको हरी झंडी मिली तब आगे का काम हो रहा है। तो झारखंड में भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा कि एसआईआर होगा तो जो बाहरी हैं या फिर जो अधिकृत नहीं है नागरिक होने के, वो तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। और बंगाल से सटे जगह होने के चलते बांग्लादेशी घुसपैठ की भी लंबे समय से चर्चा होती आ रही है। फिर हम रोकेंगे सर आपको। इस बीच में एक चर्चा बाहर निकल कर ये भी आई थी कि ठीक है आप एसआईआर कराइए। कुछ लोग जो इसके विरोध में खड़े हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि एसआईआर आप कराइए, लेकिन हर जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया क्यों सुनिश्चित कर रही है भाजपा एसआईआर का? हर जगह अलग अलग तरीके से एसआईआर को लाया जा रहा है। देखिए, फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला एक है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कानून के दायरे में रहकर जो काम किए जाने हैं उस पर भी बहस की जा रही थी। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी तक जो साक्ष्य आए हैं या फिर जो उदाहरण सामने आए हैं एसआईआर के बाद के, वो कहीं ना कहीं एक बार कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में और चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसी के आधार पर किए जा रहे हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि झारखंड में भी आसानी से होगा। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर परिसीमन जब होगा तब कैसे होगा। और राज्यसभा में बिल पारित होने की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आज के दिन, आज के संदर्भ में हम इस बारे में ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा में आसानी से जब बिल पारित होते हैं, राज्यसभा में नहीं पारित होते हैं तो उसे पारित नहीं माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सदन से पारित होना अनिवार्य है, तभी जाकर वो कानून बनेगा, तभी उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और गजट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही थी, इसके तहत आज मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई देगी कि वो हर बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएगी। और मेरा मानना है कि अगर आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक रूप से होंगे, लेकिन देश हित में, राज्य हित में और जनहित में जो बड़े फैसले होने हैं उस पर बीजेपी और उनके जो जानकार लोग हैं, उनके जो सहयोगी दल के लोग हैं, सब मिलकर जरूर मंथन करेंगे। और मेरी जो लग रहा है कि राज्यसभा में बहुमत होने के बाद से इसका फ़ायदा भी दिखाई देगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत महसूस होती है, कड़े निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। और उसे पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित कराना होगा, तभी जाकर पारित होगा। और ऐसी स्थिति बड़े ही लंबे समय के बाद से देखने को मिल सकती है। अगला सवाल मेरा फिर से राज्यसभा चुनाव को लेकर। ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो 13 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीती है, अगर जीत जाती, पहले कहा जा रहा था 35 साल के बाद ऐसा राज्यसभा चुनाव के बाद मौका आने वाला था जहां पे भाजपा खुद ब खुद इस तरह से सशक्त पार्टी के रूप में अपना जगह स्थापित करने वाली थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लंबा समय, मुझे जहाँ तक याद है कि 1988 के बाद से ऐसी कुछ स्थिति नज़र आ रही है, चाहे कोई भी सरकार हो,
कि राज्यसभा में इतनी बेहतर तरीके से बहुमत की बात है। हालांकि आंकड़े हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हों, लेकिन मेरी जो जानकारी आई है, मेरी जो बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से, जानकार लोगों से, उनकी तरफ से जो बातचीत सामने आई थी, उसकी लंबे समय के बाद से एक बार ऐसी स्थिति बनने नज़र आ रही है जो राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के में ही जो सीटों के आंकड़े हैं वो ऐसी बहुमत की ओर ले जा रहे हैं बीजेपी को, एनडीए को, जिससे कि किसी तरह का बिल, यानी कि 2/3 वोट की ज़रूरत होती है किसी बिल को पारित कराने के लिए, वो आंकड़ा आसानी से छू लेंगे। तो ऐसे समय में जो मजबूत सरकार कही जा सकती है, मजबूती के साथ बड़े फैसले ले सकती है, और देश में अभी भी बचे हुए हैं कई ऐसे बड़े फैसले लेने जिस पर काम कर रही है बीजेपी और एनडीए की, तो उस ओर किस तरीके से बातचीत किया जा सकता है, उस ओर कैसे काम किए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा तेज़ी से होगी। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, विपक्षी पार्टियां इसे किस रूप में लेंगी ये भी चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति और आंकड़े जिस तरीके से बता रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी और एनडीए सरकार केंद्र में बड़ी ही मजबूती के साथ काम करने को तैयार है, और अगला जो समय बचा हुआ है 2 साल के बाद 3 साल का और प्रधानमंत्री का, उस दौरान आपको कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि राज्यसभा चुनाव का जो अंतिम तिथि है, मतलब 18 जून को चुनाव होगा और नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। जो भी नतीजा आएगा भाजपा के हित में ही लगातार सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। 2 जगह पे जो चुनाव होने हैं उसके भी नतीजे सामने आ गए। अगर ये सारे के सारे रिजल्ट्स भाजपा के हित में जाते हैं तो आगे का भविष्य भाजपा का कैसा होने वाला है? देखिए, राज्यसभा चुनाव है, उच्च सदन बोलते हैं इसमें, और उच्च सदन में कहा जाता है कि वैसे लोग पहुंचते हैं जो कहीं न कहीं तमाम बारीकियों को समझते हुए जाते हैं और वैसे फैसलों को लेते हैं जिन फैसलों से देश हित की बात होती है और कहीं न कहीं एक बार सुरक्षित स्थिति की बात होती है, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, और साथ साथ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और साथ साथ इंटरनेशनल जिसमें हम कूटनीति बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को बारीकी से समझकर कोई बड़ा फैसला लेती है। अगर केंद्र सरकार कोई संसद में, लोकसभा में कोई बड़ा फैसला लेती है, उसको पारित कराने के लिए राज्यसभा जाना होता है, तो बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं इन तमाम बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ वैसे लोग नहीं हैं, वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि भी नज़र आते हैं और साथ साथ मनोनीत भी रहते हैं कई लोग, कई अपने अपने विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने फील्ड के, तो उनकी जो भूमिका, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिस विषय में पारंगत होते हैं। तो ये फैसला जैसे ही आएगा कि राज्यसभा में कोई चीज़ जाएगी तो निश्चित तौर पे एक बुद्धिजीवी वर्ग इसको तय करेगा कि आखिर इस बिल को पारित कराना है या नहीं कराना है। राजनीति के रूप से निश्चित तौर पे बीजेपी एनडीए मजबूत होगी, लेकिन मुझे जो लगता है खास करके कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो बारीकी से उस पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी और बातचीत भी की जाएगी। क्यों नहीं वे एनडीए के समर्थक हों, एनडीए के साथ के हों या फिर बीजेपी के साथ के हों, मुद्दों पर जरूर राजनीति वहाँ दिखाई पड़ेगी, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार मजबूती के साथ सरकार चलाने की स्थिति में आएगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बेहतर सरकार के साथ साथ कुछ बड़े फैसले लिए जा सकेंगे जो शायद देश हित में कारगर होंगे। 2-2.5 साल बाद यानी कि देश में बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई, जिस तरीके से आपने आसार व्यक्त किए हैं, उस हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले समय में भाजपा बहुत सशक्त होने वाली है और अभी से ज़्यादा सशक्त होकर उभरने वाली है। जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा और खास करके राज्यसभा दोनों जगहों पे बहुमत होगा तो मुद्दे की बात आएगी, पॉलिसी की बात आएगी, और जब हमारा संविधान बना था उसमें कई अमेंडमेंट होने थे, कई ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको परिस्थितियों के अनुसार बदलने की भी ज़रूरत महसूस की जा रही है, और कुछ तो कानून में पहले से जो निहित है, निर्धारित है, जैसे कि परिसीमन की बात आई है, लंबे समय से परिसीमन पर चर्चा झारखंड, हाँ, लेकिन अभी भी उस पर मुहर नहीं लग पाई है। मुझे लगता है कि इस बार राज्यसभा में बहुमत होने के बाद से कई बड़े फैसले, क्या लगता है परिसीमन अभी लंबा खींचेगा? देखिए, होना तो तय है, निर्धारित जो समय है 2027 का समय निर्धारित है। झारखंड जैसे राज्य में पिछली बार नहीं हो पाया था परिसीमन और उसको लेकर विरोध किया गया था। कुछ परिस्थितियां हैं झारखंड के लिए, लेकिन पूरे देश की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि परिसीमन लागू करने की तैयारी है, और मुझे लगता है कि इसी का इंतजार होगा कि राज्यसभा में बहुमत आ जाए, इसके बाद से परिसीमन लागू कराने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए और परिसीमन कराकर अगले जो चुनाव होंगे वो बढ़े हुए सीटों पर कराए जाएंगे। तो राज्यसभा की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा सकती है आज के संदर्भ में। चलिए, बहुत शुक्रिया।
18 जून को 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना फिलहाल अभी बाकी है। देश के स्तर पर अगर हम बता दें तो 26 सीटों पर होना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें 2 सीटों पर पहले ही हो चुका था। 24 को लेकर बातें चल रही थी, जिसमें भाजपा जो है 13 सीटों पर निर्विरोध जीत चुकी है। आने वाला समय भाजपा का होने वाला है या फिर कुछ और नया देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम 18 जून तक इंतजार करते हैं। निष्कर्ष जो भी निकल कर आएगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे आपसे, और आने वाले भविष्य की रणनीतियों पर भी हमारी बातचीत होगी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप टीवी 45 देखते रहिए। मैं सृष्टि थी आपके साथ, और हमारे साथ थे हमारे सहायक राकेश जी। धन्यवाद।